तो भाई 2025 फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ समझना है तो फिर देख लो ये वीडियो पूरी तरीके से। हमें पता है कि अगर कोई एटम रेडियो एक्टिव है तो वो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। अल्फा यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि 2 4। अब कि तुम्हारे दिमाग में क्या एक सवाल आया है कि अल्फा पार्टिकल का डीके एक रैंडम प्रोसेस क्यों है? ओके, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम चले गए, क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल के डीके के रैंडमनेस के ऊपर ही भित्ति करके श्रोडिंगर ने अपना कैट एक्सपेरिमेंट किया था। और क्वांटम सुपरपोजिशन का धारणा सबसे पहले इसी चीज़ से आया था कि हम लोग अगर देखें तो यूरेनियम या फिर किसी भी एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल का डीके एक रैंडम प्रोसेस होता है। पर इस रैंडमनेस के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये चीज़ रैंडम है, चलो इसे समझते हैं। यही चीज़ है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2025 का। तो बहुत ज़्यादा हम लोग सार्कास्टिक ना होकर एकदम आराम से समझेंगे। ओके, तो फिर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता अगर कोई एटम जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स इंस्टेंटली एमिट हो जाते हैं। यानी कि तुम ही सोचो, यूरेनियम हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स को छट रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को एमिट करता जाता और कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर सारा का सारा यूरेनियम किसी एक दूसरे चीज़ में बदल जाता। ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है। जैसे कि आप अगर नील्स बोरियम को देखो तो ये चीज़ इतना जल्दी डिके होता है, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में बनने के साथ साथ डिके हो जाता है। 118 इस 117 ये जैसे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड के अंदर ही डिके हो जाते हैं। तो यूरेनियम भी इस तरीके से कुछ माइक्रो सेकेंड के अंदर डिके हो सकता था। पर आयरनी की बात है, यूरेनियम कुछ मिलियंस सालों में भी डिके नहीं होता पूरी तरीके से एक यूरेनियम मास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट जिसने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि न्यूक्लियाई के अंदर कुछ तो अजीब हो रहा है। अगर हम देखें तो पोलोनियम न्यूक्लियस, अच्छा पोलोनियम नहीं, मैडम क्यूरी के साथ ही रिलेटेड था तो मैंने पोलोनियम कह दिया, असल में रेडियम। तो रेडियम न्यूक्लियस के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर क्या ही लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ओके, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर एक फोर्स लगने वाला है। अब तुम्हें पता होगा कि कूलम्बियन रिपल्सन फोर्स के कारण अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं हमारे न्यूक्लियस से, क्योंकि अल्फा होता है पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी होता है पॉजिटिव, एंड बस पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर डोमिनेटिंग होता है और ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हमें ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। या कहें तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, ये न्यूट्रॉन एब्सोल्युटली गलत फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ये तो खैर ये पम्प पुडिंग मॉडल जैसा दिख रहा है, कुछ पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता तो पम्प पुडिंग मॉडल जैसा दिखता है। तो जो भी हो, ये तो चीज़ है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये ग्लूऑन पार्टिकल्स एक दूसरे में मतलब इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से एक्सचेंज होता है ना फाइनमैन डायग्राम में, उसी तरीके से क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स के अंदर असल में प्रोटॉन्स के बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में अगर प्रिसाइजली है तो ग्लूऑन पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, जो टॉप क्वार्क को डाउन क्वार्क और डाउन क्वार्क को अप क्वार्क में बदलता जाता है। ओके, यानी डाउन क्वार्क और अप क्वार्क एक दूसरे में बदलता जाता है सेकंड्स, मतलब माइक्रो सेकंड्स, उससे भी कम टाइम में एक अप क्वार्क और डाउन क्वार्क एक दूसरे में बदलता है, और जिसके पीछे ग्लूऑन पार्टिकल रहता है। इस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, पर इसे मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। असल में इस न्यूक्लियस यानी हमारे रेडियम न्यूक्लियस से अगर हम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें मान लो x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकालें तो फिर हमें अवश्य ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, और ओवरकम करने के लिए मिनिमम हमें x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। यानी कि हमें जो काइनेटिक एनर्जी एक एस्केप्ड अल्फा पार्टिकल में दिखेगी वो होगी x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होना चाहिए ना। पर आयरनी देखो, एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जो मिनिमम होता है एक न्यूक्लियस के अंदर से उसके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन को आई रिपीट ओवरकम करने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए होता है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उससे कई गुना कम एनर्जी होता है एक अल्फा पार्टिकल के पास जो निकलता है। यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी होती ही नहीं जितना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। अब अगर ये चीज़ तुम्हें हैरान नहीं कर रहा है तो पता नहीं क्या कर देगा। ये ऐसी बात हो गई कि जिराफ हवा में उड़ रहा है, या फिर गाय दूध के बदले सोना दे रही है, या फिर गाजर के पेड़ में सेब उगाया है वो भी हवा में उड़ते उड़ते, पता नहीं और भी क्या क्या हो सकता है। पर ये चीज़ कैसे हो रहा है? तो फिर ये है एक अल्फा पार्टिकल और ये है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स का काम। हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स इसको मतलब बांध के रखना चाहेगा, और वहीं पर कोलम्बियन रिपल्सन फोर्स चाहेगा कि अल्फा बाहर चला जाए। अब अल्फा हमारा इस तरफ एक फोर्स फील कर रहा है। अब हम लोग अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ पर काम में ले आए, यानी कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 4 पाई। ये चीज़ इन लोगों को नहीं पता यार, तो उनके लिए शायद ये वीडियो नहीं है, तो तुम लोग ये देख के आओ। बहुत ईजी चीज़ है, मेरे चैनल में भी आएगा इसके ऊपर वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं वैसे तो, जो कि है क्वांटम वेव फंक्शन का यूज़ करके। तो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इसके लिए सॉल्व करें इस अल्फा पार्टिकल के लिए, तो फिर जो निकल के आएगा, यानी हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यहाँ पर ले लिया, तो जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर ऑफकोर्स वेव फंक्शन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर मैटर वेव यानी डी ब्रोई वेव जो बनेगा उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हाई होगा। सॉरी फॉर द नॉइस, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होगा।
और न्यूक्लियस से बाहर जाते जाते ग्रेजुअली इस चीज़ का डी ब्रॉय वेव का एम्पलीट्यूड घटता घटता जाएगा, पर कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम लोग साई के नॉर्म स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें किसी भी एक डायरेक्शन के सापेक्ष में, तो वो 1 आना चाहिए। पर वो तभी होगा जब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को अकाउंट में लेंगे। तो इस चीज़ को मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि हो क्या है। इतना समझ लो कि जो वेव फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर भी जीरो नहीं होता अगर हम लोग वेव इक्वेशन को सॉल्व करें श्रोडिंगर का। तो फिर इस चीज़ को हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझो या फिर इस सुपर पोजिशन से समझो डी ब्रॉय वेवलेंथ के, तो दोनों चीज़ एक ही है। यानी कि अल्फा पार्टिकल सुपर पोजिशन में रहता है क्योंकि उसे कोई ऑब्जर्व तो कर नहीं रहा, वो एक वेव के फॉर्म में रहता है। अब अल्फा पार्टिकल ऐसा वेव इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है ना, चलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही समझ लो कि क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका न्यूक्लियस से बाहर जाने का प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। देखो न्यूक्लियस से बाहर पाए जाने का प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है पर जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। अब यानी कि हम लोग अल्फा पार्टिकल को अगर बहुत टाइम दे, आई रिपीट बहुत टाइम दे, तो कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर टनल कर जाए। अब जिन लोगों को टनलिंग नहीं पता तो कह दो कि कोई अगर एक वेव फंक्शन है इस तरीके का और ये रहा पार्टिकल, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सेकेंड के साथ साथ एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, इस तरीके से अपना कहें तो पोजीशन को चेंज करते रहेगा। ओके, तो जिन लोगों को हार्डकोर क्वांटम मैकेनिक्स आता है उनके लिए 2025 फिजिक्स नोबेल प्राइज़ ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होगा समझना। और जिन लोगों को टनलिंग नहीं आता, आप लोग एक टनलिंग का वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो में आओ, मज़ा आ जाएगा। इतना ईजी में लगेगा कि यार इसमें नोबेल प्राइज़ मिला है तो मैं ही खुश होता, ऐसा रहेगा। तो टनलिंग जाना चाहिए बस आने पहले से। अगर टनलिंग आता है तो यार कुछ भी नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल क्या किया, क्योंकि उसका थोड़ा सा बाहर पाने का भी चांस था, तो टाइम के साथ बाहर चला जाएगा। और एक बार अगर बाहर चला गया फिर कूलम्ब के रिपल्सन फोर्स कहेगा कि आप तो मेरा खेल है दोस्त, और फिर अल्फा को एकदम तेज बाहर फेंकेगा और अल्फा बाहर चलेगा।